बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रल ग्रुप्स को जिसकी सिंबल DN होती है। आपने शायद सुना हो कि कहते हैं कि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता। मैं कहता हूँ कि मैथ तो होता ही प्रैक्टिकल है, और एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज मैं आपको मैथ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इन डायग्राम से हम डाईहाइड्रल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो एक ये मेरे पास स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी है इसको सीखने के लिए, बैक साइड पे भी कर दी है। और इसी तरह से एक ट्राइंगल है, तो इन दोनों के हम डाईहाइड्रल ग्रुप्स बनाएंगे। और जो ट्राइंगल से बनेगा उसको हम D3 डाईहाइड्रल ग्रुप कहते हैं, और जो स्क्वायर से बनेगा उसको हम D4 डाईहाइड्रल ग्रुप कहते हैं। तो आज हम इन दोनों डायग्राम से दो डाईहाइड्रल ग्रुप्स के कैलरीज टेबल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको D3 और D4 कहते हैं। D3 ट्राइंगल के लिए और D4 स्क्वायर के लिए। लेकिन ये मैंने एक रेक्टेंगल के तौर पर इस डायग्राम को रखा है 1 2 3 4। ये रेक्टेंगल क्यों रखी है? इनमें एक फ़र्क है कि ये जो डायग्राम है, ये जो स्क्वायर है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और ये जो मैंने ट्राइंगल रखी है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी रेगुलर ट्राइंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन है। जो डाईहाइड्रल ग्रुप है वो तो रेगुलर डायग्राम्स के लिए होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए होता है। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है, यानी ऐसी क्लोज फिगर है जो कि रेगुलर नहीं है, उसके भी ग्रुप बन जाते हैं। रेक्टेंगल से ग्रुप बनता था क्लाइन 4, तो इससे मैंने क्लाइन 4 को बना के दिखाया था कि किस तरह से रेक्टेंगल को लेके हम क्लाइन 4 ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका कैली टेबल्स भी बनाया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका काम तो आज हमारा नहीं है, ये तो काम हम कर चुके हैं कि जो इर्रेगुलर क्लोज फिगर है उसका ग्रुप जो है वो किस तरह से बना करता है। आज हमारा जो काम है वो है इन दो डायग्राम्स पे जो कि रेगुलर हैं दोनों की दोनों, और एक है ट्राइंगल स्टार्ट वाली, यानी 3 से स्टार्ट होती हैं इसकी साइड्स, N 3 से स्टार्ट होता है, और ये 4 वाली यानी इसका N 4 से स्टार्ट होता है। इसका टेबल बनेगा D3 और इसका बनेगा D4, वो दोनों आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। डाईहाइड्रल ग्रुप के लिए सिंबल DN भी यूज़ की जाती है और D2N भी। ये क्या है इसको देखते हैं। DN इज इक्वल टू सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर N-गॉन, यानी जो डाईहाइड्रल ग्रुप है वो असल में एक सेट है जो किसी रेगुलर N-गॉन या रेगुलर पॉलीगॉन की सिमेट्रीज़ के सेट पे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 गॉन ले लेते हैं, रेगुलर 3 गॉन 3 साइड्स वाली, तो वो होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो हमने रखी है। इसका ग्रुप बनाएंगे, सबसे पहले इसी का बना करेगा, यानी ये जो क्लोज फिगर्स हैं उनके लिए N 3 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए सबसे पहले ग्रुप बनेगा ट्राइंगल का, वो हम बनाएंगे D3। तो ये N क्यों लिखा है ये मैं बताता हूँ, 2N क्यों लिखा है। और अगर इसी तरह से हम N को 4 ले लें तो 4 गॉन यानी रेगुलर 4 गॉन जो बनेगी वो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर भी है, इससे भी हम सेट बना के इसका ग्रुप बनाएंगे और उसका कैलीज टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको D4 कहते हैं। और ये जो ग्रुप बनता है ये विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन बनता है, यानी इस सेट के लिए जो हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे वो कंपोजिशन लेंगे, और ये ग्रुप ये सेट विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनेगा। और ये जो सिमेट्रीज़ होती हैं पॉलीगॉन की, इसमें दो चीज़ें होती हैं सिमेट्रीज़ में, एक तो होती है रोटेशंस और एक होती हैं रिफ्लेक्शंस। रोटेशंस कैसे बनाई जाती हैं और रिफ्लेक्शंस कैसे बनाई जाती हैं यही हम आज सीखेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर आप कोई N गॉन लेते हैं तो उसकी N ही रोटेशंस होंगी और N ही रिफ्लेक्शंस होंगी, तो इसलिए जो उसका आर्डर होता है वो डबल हो जाता है, यानी 2N हो जाता है। तो ये जो D2N लिखते हैं ये हम आर्डर के लिए लिखते हैं, और N जस्ट हम डिग्री के लिए लिखते हैं, उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम N गॉन लें तो N रोटेशंस होंगी और N उसकी रिफ्लेक्शंस होंगी, तो आर्डर हो जाएगा 2N। जैसे अगर 3 गॉन लें यानी ट्राइंगल लें तो उसकी 3 रोटेशंस होंगी, 3 रिफ्लेक्शंस होंगी, और इसका आर्डर 6 होगा, जिसको हम D3 कहते हैं। 6 आर्डर का वो ग्रुप बनता है। D3 होता है सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, ये इक्विलेटर ट्राइंगल की सिमेट्रीज होंगी और इसका आर्डर 6 होगा, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। और इसी तरह से अगर हम 4 ले लें तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो जो D4 है वो होगा सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर, यानी रेगुलर 4 गॉन जो बनती है वो स्क्वायर बनती है, इसलिए
D3 सेट जो सबसे पहला डाईहाइड्रल ग्रुप बनेगा वो सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बनेगा, और जो D4 बनेगा वो सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर पे बनेगा। तो आज हम इन दोनों ग्रुप्स के कैलीज टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो कंस्ट्रक्ट होते किस तरह से हैं वो हम यहाँ डायग्राम दोनों जो रखी हैं इनसे हम सीखेंगे कि वो किस तरह से होती हैं। और साथ में हम उनके पहले एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे कि D3 के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सिमेट्रीज में रोटेशंस कैसे ली जाएंगी और रिफ्लेक्शंस कैसे ली जाएंगी, और इसी तरह से जो D4 स्क्वायर है उसकी रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस कैसे ली जाएंगी। ये पहले हम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उनका कैलीज टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं D4 ग्रुप, यानी कि सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर से जो कंस्ट्रक्ट होगा। एलिमेंट्स होंगे उनके मैंने नेम भी लिखे हैं, उनके नीचे नंबर भी लिखे हैं। ये नंबर क्यों लिखे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, और अभी पहले ये मैं बता दूँ ये क्या है। ये 4 रोटेशंस हैं। R0 0 रोटेशन है, 90 डिग्री पे रोटेशन है, 180 डिग्री पे रोटेशन है, 270 की रोटेशन है, और फिर RH हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, और RV अलोंग द वर्टिकल एक्सिस रिफ्लेक्शन है, और RD अलोंग द मेन डायगोनल रिफ्लेक्शन है, और RD डैश अलोंग द अदर डायगोनल रिफ्लेक्शन है। यानी पहली 4 रोटेशंस हैं और ये नेक्स्ट 4 जो हैं ये रिफ्लेक्शंस हैं। तो इस तरह से इसके 8 एलिमेंट्स बनते हैं। वो बनेंगे किस तरह से वो अभी हम इस स्क्वायर से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्वायर लें और स्क्वायर के ऊपर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, जैसे ये मैंने लिखी हुई है। और इसी तरह से आप 1 की बैक साइड पे भी 1 लिखें, और 2 की बैक साइड पे 2 लिखें, और 3 की बैक साइड पे 3 लिख लें, और 4 की बैक साइड पे 4 लिख लें। इस तरह से आप नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद आपने इसी तरह से इसी की शक्ल की एक नीचे स्केच बना लेना है, और जिसमें ये फिट आ जाए। तो इसको हमने ऐसे रख लेना है। इसके बाद एलिमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे। एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये चीज़ होती है कि आप इसको रोटेट करें और ये दोबारा उसी डायग्राम में फिट आ जाए। जैसे ये फिट आ गई, ये एक रोटेशन हो गई है। हम देखते हैं कि ये रोटेशन 90 डिग्री एंगल पे हमने ली है। अगर इसी तरह से हम इसको दोबारा रोटेट करें तो ये दोबारा फिट आ गई है, तो ये 2 रोटेशंस होंगी। तो ये हम रोटेशन देखते हैं, दोबारा फिर हमने 90 किया यानी 180 पे हो गई है। और इसी तरह से अगर हम दोबारा इसको रोटेट करते हैं तो ये फिट आ गई है। तो ये 180 के बाद हमने 270 पे रोटेशन इसकी कर दी है। और उसके बाद जब हम दोबारा उसको 360 पे रोटेट करेंगे तो वो दोबारा R0 वाली पोजीशन पे ही आ जाएगा 1 2 3 4, यानी जो पहले पोजीशन थी उसी पे आ जाएगा। उसको 360 बजाय हमने R0 का नेम दे दिया। तो R0 पे क्या होगा 1 2 3 4, ये नंबर लिख दिए 1 2 3। ये क्यों लिखे, ये कैलीज टेबल कंस्ट्रक्ट करने में मदद देंगे। आप यहाँ पे निशान लगा लें कि हमने इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू की है 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ एरो लगा लिया। तो सबसे पहली रोटेशन तो हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी R0 या 360 भी कह सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं तो ये दोबारा फिट आ जाता है। तो अब दोबारा फिर गिनती यहीं से शुरू करें, यहाँ से एरो लगाया था तो इसका नंबर बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 लिख दिया। दोबारा जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये फिट आ जाएगा 180 रोटेशन के बाद, तो इसलिए इसका नेम 180 रोटेशन रखा है। और इसका नंबरिंग बनती है 3 4 1 2, 3 4 1 2 लिख दिया। फिर जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये दोबारा फिट आता है और ये 270 रोटेशन बनती है, और इसका नंबर बनता है 4 1 2 3, 4 1 2 3, वो लिख दिया। अब हम इसको जब दोबारा रोटेट करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, यानी वही पोजीशन आ जाएगी 1 2 3 4, यानी कि 0 वाली आ जाएगी रोटेशन। इसलिए इसकी सिर्फ 4 रोटेशंस बनती हैं, एक 0 वाली, एक 90 पे, एक 180 पे, एक 270 पे। एक तो इसका तरीका ये है कि आपने कितना रोटेट करना है वो आप इस तरह से जब घुमाएंगे तो स्केच में दोबारा फिट आना चाहिए। लेकिन एक इसके लिए फार्मूला भी है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई बाई n। जब आपने 2 पाई के नीचे n लिखा 4 तो ये बन जाएगा पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 की रोटेशन होगी। तो कितनी रोटेशन बनेगी 360 की पाई बाई 2 की 4 बनेंगी, 4 रोटेशंस बनेंगी। 360 को 90 पे डिवाइड करते हैं तो 4 बनेंगी, और यानी कि हर रोटेशन 90 एंगल के बाद बनेगी। तो इसलिए पहले 0, फिर 90 एंगल के बाद, फिर 90 एंगल के बाद,
फिर 90 एंगल के बाद और फिर 90 एंगल के बाद, ये 4 रोटेशंस बनती हैं। अगर आपने इस तरह एंगल से देखना हो तो इस तरह से भी देख सकते हैं। वैसे सादा पहचान तो ये है कि जब आपने रोटेट करना है तो वो दोबारा उसी स्केच में फ़िट आनी चाहिए डायग्राम, तब उसकी एक रोटेशन मुकम्मल हो जाएगी। जब दोबारा फिट आ जाएगी तो दूसरी हो जाएगी, जब दोबारा, तो इस तरह से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसी डायग्राम की कितनी रोटेशंस होनी है, तो इससे आप चेक कर सकेंगे। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 4 रिफ्लेक्शंस को। तो हम देखते हैं कि ये जो फिगर है इसकी 4 रिफ्लेक्शंस बनेंगी। वो किस तरह से, एक तो ये बनेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, एक बनेगी वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, और एक बनेगी डायगोनल के लॉन्ग, और एक बनेगी अदर डायगोनल के लॉन्ग। तो वो चारों भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अब अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अलोंग मैंने इसको किया है। तो इसका नंबर बना 4 3 2 1, वो हो गया 4 3 2 1। तो दोबारा इसको उसी फॉर्म में ले आएँ। आप देखें कि अगर आप इसको इस तरह से करें रिफ़्लेक्ट, तभी वही आंसर आएगा, या अगर आप इसको दूसरी तरफ अपनी तरफ रिफ़्लेक्ट कर लें तब भी वही आंसर आएगा 4 3 2 1। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हॉरिजॉन्टल करनी है, ऊपर की जानिब कर लें या अपनी जानिब कर लें। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए इसको दोबारा नॉर्मल फॉर्म में लेके आती हैं। ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको वर्टिकल एक्सिस के गिर्द करते हैं रिफ़्लेक्ट। तो ये अलोंग दी वर्टिकल एक्सिस होगी रिफ़्लेक्शन। तो ये फिट आ गया और ये बनता है नंबर 2 1 4 3। आपने फिक्स कर लेना कि नंबरिंग शुरू कहाँ से की थी, ये मैंने एरो लगाया हुआ है 2 1 4 3। तो उसकी बन गई 2 1 4 3 वर्टिकल की। दोबारा इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं और अब हम बनाएंगे डायगोनल की रिफ़्लेक्शन। ये है मेन डायगोनल, इसकी पहले रिफ़्लेक्शन बनाएंगे, बाद में दूसरे की बनाएंगे। तो इसके लॉन्ग जब हम इसको रिफ़्लेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 4 3 2। ये भी मुकम्मल हो गई। दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाएं। अब ये जो अदर डायगोनल था इसके लॉन्ग हम इसको करेंगे रिफ़्लेक्ट, तो इस तरह से आ जाएगी रिफ़्लेक्शन बिल्कुल फिट। तो ये बना 3 2 1 4 3 2 1 4। यहाँ तक हमने किसी भी एन रेगुलर गोन के कितने एलिमेंट होते हैं और कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं वो सारे के सारे सीख लिए। और उसमें से हाफ़ रोटेशंस होती हैं और हाफ़ रिफ्लेक्शंस होती हैं। और वो इस तरीक़ा से आप कोई भी रेगुलर एन गोन लें, उसके ऊपर नंबरिंग करें, तो आप उसकी रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी रोटेशंस होंगी, कितनी रिफ्लेक्शंस होंगी। और इस तरह से स्केच बना के भी आप देख सकते हैं कि कितनी रोटेशंस पॉसिबल हैं और कितनी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं। और ज़ाहिर है जितनी रोटेशंस पॉसिबल होनी है उतनी ही रिफ्लेक्शंस पॉसिबल होनी है। इसी तरह से जैसे हमने बाद में ये रेक्टेंगल की भी बनानी है, तो रेक्टेंगल की जब बनाएंगे हम तो उसमें भी 3 पॉसिबल रोटेशंस होंगी। जब इस तरह से होगा तो दोबारा घुमाएंगे तो ये 1 हो जाएगी, एक पहले थी 2 हो जाएंगी, फिर इस तरह से घुमाएंगे तो इस फॉर्म में 3 हो जाएंगी। तो इसलिए इसको भी हम बाद में बनाते हैं। ये तो हमने एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिए मुकम्मल। अब हम बनाते हैं इसका कैलिस टेबल और देखते हैं कि इसका कैलिस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। ये है D4 का कैलिस टेबल, इसको मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है वो अभी मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा इस स्क्वायर से कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें देख लें कि काफ़ी लेंथी वर्क है। इसमें 8 एलिमेंट्स हम हॉरिजॉन्टल लेंगे और 8 एलिमेंट्स वर्टिकल लेंगे, तो ये 64 इसकी जो है वो हो जाएंगी कैलकुलेशंस। तो वो सारी की सारी यहाँ करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इनको पहले से कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया है, कि किस तरह से ये जो 64 पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस हैं यानी कंपोजिशंस हैं वो हमने फाइंड की। सबसे पहले तो हम देखा करते हैं कि ये R0 जो है ये एज ए आइडेंटिटी वर्क करता है, क्योंकि R0 का मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं किया यानी ज़ीरो रोटेशन है। तो इसलिए जब आपने 90 की रोटेशन की तो उसके साथ आपको R0 की करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी R0 का मतलब ज़ीरो एंगल पे रोटेशन, यानी कोई रोटेशन नहीं आपने करनी, तो इसका मतलब सिर्फ R90 ही रहेगा। तो इसलिए ये एज ए आइडेंटिटी वर्क करता है। और R90 R180 R270 इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट रो में सेम आ जाएंगे, जैसे कि कैलिस टेबल में आइडेंटिटी के लिए आया करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि बाकी कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं R90 को 270 से और बनना के चाहिए R0। अब हम R90 को R270 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना है R90 को R270 के साथ और उसका जो आंसर है वो R0 आना चाहिए, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है
R0 आंसर आता है इसका। तो ये जो हमने R90 और R270 को मल्टीप्लाई करना है, ये असल में क्या है, कंपोजिशन है। आप समझें कि ये जैसे परमुटेशंस बन सकती हैं, हम 1 2 3 4 की ये सारी परमुटेशंस बना सकते हैं। वो परमुटेशन ग्रुप में मैं बताऊंगा कि किस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में जैसे आप जानते हैं कि कंपोजिशन में अगर f ऑफ g हो तो उसको हम लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप g लगाते हैं x पे, उसके बाद f लगाते हैं। यानी कंपोजिशन में रिवर्स प्रोसेस होता है, पहले आपने बाद वाला फंक्शन अप्लाई करना होता है और बाद में पहले वाला। यानी जब f ऑफ g होता है तो इसमें असल में पहले f नहीं बल्कि g अप्लाई होता है, क्योंकि इसको हम f ऑफ g ऑफ x लिखते हैं। पहले हम x पुट करते हैं g में, तो g जो है वो उसका जो आंसर देगा उस पर हम f लगाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर R270 और R90 को मल्टीप्लाई करने के लिए, कंपोजिशन करने के लिए हम पहले R270 वाला काम करेंगे जैसे G वाला कर रहे थे, और बाद में हम R90 वाला काम करेंगे। फिर इनकी कंपोजिशन मुकम्मल हो जाएगी जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया है। यहाँ मैंने इसको ऑपरेशन कंपोजिशन शो कर दिया है। तो इसको हम करते हैं पहले R270, फिर हम करेंगे R90। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुकम्मल हो जाएगा, उसका आंसर R0 आना चाहिए। तो ये हमने नॉर्मल फॉर्म में इसको ले लिया स्केयर को। सबसे पहले हमने करना है R270। ये हमने सीख लिया था कि R270 रोटेशन है 270 एंगल तक। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले ये होगी 90 डिग्री, दोबारा से जब हम रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगी 180 डिग्री। उसके बाद हमने रोटेट किया तो ये हो गया 270 डिग्री। तो हमने G अप्लाई कर दिया यानी R270 कर दिया। तो इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है R90 के साथ, यानी तो अब आपने इसके बाद करना है R90। R90 क्या होता है कि अब ये जिस पोजीशन में है इसके बाद आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। R90 का मतलब है, तो हमने रोटेट किया एक दफ़ा रोटेट करने से 90 डिग्री बनता है। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर बनता है 1 2 3 4, और ये होता है 1 2 3 4। यानी 1 2 3 4 वाली जो नंबरिंग है वो R0 की है। तो प्रूव हो गया कि R90 और R270 को मल्टीप्लाई करें तो R0 आता है। R90 को और RV को कर लेते हैं। R90 को हमने RV से करना है तो इसका आंसर D वाला आना चाहिए। ये D मैंने लिख दिया है RD को, यानी रिफ्लेक्शन अबाउट दी डायगनल या मेन डायगनल, यानी ये है RD। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है R90 को RV के साथ, तो उसका आंसर आना चाहिए D। जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट करके लिखा है तो इसका आंसर D आना चाहिए। तो वो बनाएंगे कैसे, आप दोबारा इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आएँ। तो आपने पहले करना है RV, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पहले RV करेंगे। RV क्या है, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके लॉन्ग रिफ्लेक्शन करते हैं, तो ये आ गई वर्टिकल के लॉन्ग रिफ्लेक्शन। ये करने के बाद आपने करना है रोटेशन अबाउट 90 एंगल। अब आपने इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। तो 90 डिग्री रोटेट का मतलब है एक दफ़ा रोटेट करना है इसको फिट करने के लिए। ये हमने कर दिया। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आता है 1432। इसका आंसर आता है 1432। डी आना चाहिए, RD 1432। तो प्रूव हो गया कि RV और R90 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर D आएगा, यानी रोटेशन अबाउट दी डायगोनल आएगी, जिसकी पहचान का तरीका मैंने ये नंबरिंग लिखी थी। अब नंबरिंग से आप पहचान कर लेंगे, वैसे नहीं आपको पता चलना कि ये कौन सी रोटेशन की शक्ल है, क्योंकि ये तो सीमेट्रिक का पता ही नहीं चलता। तो ये असल में RD की है। वो कैसे पता चला, क्योंकि मैंने RD को पहले से नेम ये दे दिया था 1432 का नंबरिंग से, 1432, इसलिए ये मैंने नंबरिंग लिखी थी ताकि आपको पहचान हो सके। क्योंकि ये 8 एलिमेंट हैं, 8 शक्लें हैं, वो याद नहीं रह सकती सीमेट्रिक डायग्राम की, तो इसलिए ये नंबरिंग मैंने की थी समझाने के लिए। इसी तरह से हम किसी और एलिमेंट के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मल्टीप्लाई करते हैं RV को, वर्टिकल हमने कर लिया, R हॉरिजॉन्टल को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम करते हैं, यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि रोटेशन को रोटेशन से करने से रोटेशन आ रही है, और रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन से करने से भी रोटेशन ही आ रही है। तो अब हम RH को मल्टीप्लाई करते हैं RD से, हम RH को मल्टीप्लाई करते हैं RD से, तो इसका आंसर आना चाहिए R90। तो इसको करते हैं, तो सबसे पहले दोबारा नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं हम स्केयर को, और RD पहले आपने करना है, यानी डायगोनल के अलोंग रिफ्लेक्शन करनी है। तो ये जो D है ये मेन डायगोनल है ये वाला, और वो जो D डैश है वो अदर डायगोनल है।
तो ये मेन डायगोनल है, इसके लॉन्ग पहले हमने रिफ्लेक्शन करनी है, तो ये हो गई इसके लॉन्ग रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आपने करना है इसको रिफ्लेक्शन एच हॉरिजॉन्टल। अब आपने इसकी करनी है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके लॉन्ग हम करते हैं अब इसकी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। ये हमने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कर दी। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आया 2 3 4 1। यहाँ से शुरू करनी है नंबरिंग एरो से, 2 3 4 1। R90 वाला आंसर आना चाहिए, 2 3 4 1। तो ये देखें कि इसका आंसर R90 ही आ रहा है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इस तरह से ये सारा टेबल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जैसे मैंने किया हुआ है, और वो सारा का सारा इसी डायग्राम से हो सकता है। इसको ज़ुबानी तो नहीं हमने याद करना, रट्टा तो नहीं लगाना, बल्कि इससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम लेट करते हैं कि हम RD' को मल्टीप्लाई करते हैं, RD' को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं R90 से। तो जब हम इसको R90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R90 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर H आना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है RD' को R90 के साथ, और इसका आंसर आना चाहिए RH। तो इसको भी करते हैं R90 मीन रोटेशन है 90 के साथ, यानी ये जो एंगल्स हैं ये रोटेशन के लिए हैं, और ये जो HVD' लिखा है ये रिफ्लेक्शंस के लिए हैं। तो पहले हम करते हैं रोटेशन। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इसका ऑपरेशन कंपोजिशन है, इसलिए आपने सेकंड वाला काम पहले करना है और फर्स्ट वाला बाद में करना है। तो R90 करते हैं। R90 मीन 90 एंगल पे रोटेशन, यानी सिंगल रोटेशन। ये आ गया R90। और अब हमने करना है अलोंग द अदर डायगोनल रिफ्लेक्शन। ये मेन डायगोनल है और ये है अदर डायगोनल के लॉन्ग हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। वो आप किसी भी तरफ कर सकते हैं, दोनों में से एक तरफ आपने करना, जिधर मर्जी कर लें। फिट आ गया तो इसकी नंबरिंग बनती है 4 3 2 1। तो ये RH वाली होनी चाहिए। 4 3 2 1 हमने देख लिया कि ये RH वाली ही नंबरिंग है। तो ये प्रूव हो गया कि R90 को और RD' को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर RH आता है। ये था मैथ का प्रैक्टिकल कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली ये सारे का सारा टेबल, जिसको हम कैलिस टेबल कहते हैं, ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। D4 के लिए मैंने किया है, इसी तरह से हम D3 के लिए भी करेंगे। इसको D4 के लिए ज़रा समझना ईजी था, मैंने इसलिए D4 से पहले किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे जो रोटेशंस एलिमेंट्स आते हैं, रिफ्लेक्शंस आती हैं, वो इसी के एलिमेंट्स आते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और जो R0 है ये एज ए आइडेंटिटी रोटेशन आइडेंटिटी एलिमेंट वर्क करता है, और इसलिए ये सारे जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनमें ये मौजूद है, और हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी है, और इसकी हम एसोसिएटिविटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये D4 कंस्ट्रक्ट हो गया प्रैक्टिकली। और D4 एक ग्रुप होता है जो कि सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर पे बनता है। और इसमें एक और बात है, जैसे हम सब ग्रुप का टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टेबल का इतना कॉर्नर है, इसमें हमारे पास सिर्फ रोटेशंस हैं। 4 रोटेशंस हैं हॉरिजॉन्टल और 4 रोटेशंस हैं वर्टिकल। और इनका जब ये टेबल मुकम्मल हुआ है इतना कॉर्नर पे, तो वो सारे का सारा रोटेशंस का ही है। और उसमें हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, कॉलम में मौजूद है, एलिमेंट मौजूद है, इन्वर्स मौजूद है, सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी डाईहाइड्रल ग्रुप की जो सिर्फ रोटेशंस का सेट बनता है वो भी एक ग्रुप बन जाता है अंडर द कंपोजिशन। तो इसलिए ये बन जाता है सब ग्रुप ऑफ द डाईहाइड्रल ग्रुप, यानी हर डाईहाइड्रल ग्रुप के लिए एक उसकी रोटेशंस का सेट सब ग्रुप बन जाता है अंडर दी ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन, जो कि डाईहाइड्रल ग्रुप का ऑपरेशन होता है। तो ये तो हमने टेबल से इसको देख लिया और ये प्रूव भी हो गया, साथ ही इसका टेबल हमें यहाँ से मिल गया, यहाँ से हम इसका टेबल देख सकते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्शंस का सेट है वो ग्रुप नहीं बनाता। उसकी वजह ये देख लें कि जब हम रिफ्लेक्शंस को रिफ्लेक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रोटेशंस आ रहा है। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि रिफ्लेक्शंस के साथ जो प्रोडक्ट है वो रिफ्लेक्शंस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ रोटेशंस आ रहा है। तो इसलिए आपने इस बात को याद रखना है कि किसी भी डाईहाइड्रल ग्रुप की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो ग्रुप नहीं बनाती, सब ग्रुप नहीं बनाती, लेकिन जो उसकी रोटेशंस हैं वो सब ग्रुप बनाती हैं, अलहदा से एक ग्रुप बन जाता है। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं D3 को, जो कि सिमेट्रीज़ हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसमें R0 है और 120 एंगल पे इसकी रोटेशन बनती है पहली, और दूसरी 240 पे और तीसरी दोबारा 360, यानी R0 हो जाता है। और इसकी एक रिफ्लेक्शन होगी S0 यानी 0 के लॉन्ग, और एक होगी S1 और एक होगी S2। और स्केयर की तरह मैंने इसको भी नंबरिंग कर लिया है 0 1 और 2,
और इसी तरह से 0 के बैक पे 0 और 1 के बैक पे 1 और 2 के बैक पे 2। तो इस तरह से इसका ये स्केच भी बना लिया है। इसमें आप इसको इस तरह से रख देंगे, उसके बाद हम इसकी रोटेशंस और सारा कुछ बनाएंगे। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि इसका फार्मूला होता है 2π/n, तो इसमें n होगा 3, तो इसलिए ये बनेगा 2π/3 यानी 120 डिग्री। तो जब हम 360 को 120 पे करेंगे तो ये 3 आंसर आएगा, यानी इसकी 3 रोटेशंस पॉसिबल होंगी, जो कि हम इस फिगर से भी देख सकेंगे। तो इसी तरह से जब 3 रोटेशंस होंगी तो रिफ्लेक्शंस भी 3 होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 R 0 पे होगी, 0 1 2 मैंने लिख दिया 0 1 2, और एंटी क्लॉकवाइज इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। पहली रोटेशन होगी, ये फिट नहीं आ रही, ये अब फिट आई है, तो इसलिए ये पहली रोटेशन हो गई है। और ये हमने रोटेट अब इसको 90 पे नहीं बल्कि 120 पे किया, तब ये फिट आई है, इसलिए इसकी नंबरिंग बन गई 120, 120 के बराबर ही आ गई है। और अब हम इसको एक दफ़ा फिर रोटेट करेंगे तो ये दोबारा एक 120 और आ जाएगा, तो ये 240 पे हो जाएगी रोटेशन। तो उसके बाद ये बनी 201, 201। और जब एक दफ़ा फिर हम इसको 120 पे करेंगे तो हम देखते हैं कि ये दोबारा R0 आ गई है, इसलिए ये डिफरेंट नहीं बल्कि ये वही है। अब रेपिटेशन शुरू हो गई है, तो सिर्फ 3 डिफरेंट होनी थी, वो 3 डिफरेंट हो गई हैं। इस तरह से अब इसके हम रिफ्लेक्शंस देखते हैं। जब ये 0 एक्सेस है तो इसके लॉन्ग जब हम करेंगे रिफ्लेक्ट, जैसे अब हम देखते हैं S0 S1 S2, S0 0 के लॉन्ग होगी रिफ्लेक्शन इस तरह से, तो ये बनेगी 0 2 1, 0 2 1। इसको फिर नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। और दूसरा S1 1 के एक्सेस के लॉन्ग होगी, यानी 1 की आल्टीट्यूड आप ले लें तो उसके लॉन्ग होगी। तो 1 के लिए जब हम इसके लॉन्ग करेंगे तो वो बनेगी इस तरह से रिफ्लेक्शन, और ये बनेगी 210। और फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आएँ, और जब हम करेंगे 2 के लॉन्ग तो ये एक्सेस बनेगा, ये आल्टीट्यूड आ जाएगी, तो इसके लॉन्ग रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, और ये बनेगी 102, 102। तो एलिमेंट इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो गए। अब जैसे हमने D4 का टेबल कंस्ट्रक्ट किया, इसका टेबल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं कैलिस का, ताकि हमें पता चले कि वो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है और ये ग्रुप कैसे बनता है। जिस तरह से D4 को मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, इसी तरह से D3 का टेबल भी मैंने कैलिस का कंस्ट्रक्ट कर दिया है। 6 एलिमेंट्स और 36 पॉसिबल इसकी मल्टीप्लिकेशंस हैं, जो कि ये सारी लिखी हुई हैं। और इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी मल्टीप्लिकेशंस हुई हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। जैसे कि D4 में था R0 एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट बिहेव करता है, इसलिए फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि R0 के साथ जब किसी को मिलाते हैं तो आंसर वही आता है। ये मैंने R120 को R1 लिख दिया है और 240 को 2 लिख दिया है, बाकी S0 S1 S2 लिखा हुआ है। तो लेट करते हैं कि हम R120 को मल्टीप्लाई करते हैं R240 के साथ, तो उसका आंसर R0 आना चाहिए। हमने मल्टीप्लाई करना है R120 को R240 के साथ, और इसका आंसर R0 आना चाहिए। कंपोजिशन के लिए हमें पहले R240 का काम करना पड़ेगा, उसके बाद R120 वाला काम करना पड़ेगा। तो R240 में 2 रोटेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये इसको नॉर्मल फॉर्म में हमने बना लिया, रख लिया है। और पहली रोटेशन ये मुकम्मल हुई, दूसरी रोटेशन ये मुकम्मल हुई, ये हमने 240 वाला काम कर लिया। अब हमने एक दफ़ा 120 करना, यानी एक रोटेशन और करनी है। तो जब हम इसकी एक रोटेशन और करेंगे तो 3 ही तो रोटेशंस थी, तो ये 2 ये हो गई, एक ये हो गई। तो दोबारा हम देख रहे हैं कि R0 ही आ गया, 0 1 2 0 1 2 R0 आ गया, दोबारा हम उसी फॉर्म में आ गए हैं। तो इस तरह से बाकियों को कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। अब हम लेट करते हैं कि हम R120 को S1 से मल्टीप्लाई करते हैं। R120 को हम S1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर S2 आना चाहिए। जब हम R120 को मल्टीप्लाई करेंगे S1 के साथ तो उसका आंसर S2 आना चाहिए। तो इसको बनाते हैं हम कि ये S2 कैसे आएगा। तो पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आए। पहले अब हमने S1 करना है, क्योंकि कंपोजिशन है S1। S1 मीन 1 के एक्सेस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन, 1 के एक्सेस ये है, तो इसके लॉन्ग रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। फिट हो गया, ये हमने S1 कर दिया। अब हमने करना है 120। 120 मीन हमने एक रोटेशन करनी है एक दफ़ा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस कर रहा हूँ मैं, आप किसी तरफ भी कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिक्स कर लेना। अगर क्लॉकवाइज करनी है तो सारी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज करनी है तो सारी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रोटेशन हमने करनी है, तो ये एक रोटेशन हमने 120 पे कर दी है, तो इसकी नंबरिंग बनती है 102। S2 बनना चाहिए, 102 S2 बन गया। तो ये प्रूव हो गया
कि हमारी मल्टीप्लिकेशन ट्रू है। इसी तरह से अब हम दो रिफ्लेक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लेट करते हैं कि हम S1 को मल्टीप्लाई करते हैं S2 के साथ। इसमें भी आप देख लें कि रोटेशंस तो आपस में मिलकर रोटेशंस बनाती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शंस भी आपस में मिलकर रोटेशंस बनाती हैं D4 की तरह। तो ये सारे ग्रुप्स में ऐसे ही हुआ करेगा, डाईहाइड्रल आप जितने बनाएंगे। तो अब हम करते हैं S1 को S2 के साथ। तो जब हम S1 को S2 के साथ करेंगे तो उसका आंसर R2 आना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में ले आएँ। S2 का काम पहले करेंगे तो ये 2 एक्सेस है, ये 2 वाला एक्सेस है, इसके लॉन्ग रिफ्लेक्ट करें तो ये बनेगी रिफ्लेक्शन। अब आपने करना है 1 के लॉन्ग रिफ्लेक्शन। अब हमने 1 के लॉन्ग करना है। अब हम देख रहे हैं कि 1 ये आ गया है, तो 1 की ये बनता है एक्सेस 1 का। तो आपने अब इस 1 के एक्सेस के लॉन्ग इसको कर देना है फिर रिफ्लेक्ट। तो ये करते हैं तो ये फॉर्म बनती है जिसको हम देखते हैं ये बनता है 1 2 0। ये R120 वाली बननी चाहिए 1 2 0, यानी R120 120 मुकम्मल हो गई। इसी तरह से कोई भी मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो रोटेशन की रोटेशन के साथ है या रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन के साथ है या रिफ्लेक्शन रोटेशन की है, तो आप सारी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने रोटेशन को रोटेशन से किया, रोटेशन आ गई, वो चेक हो गया, और रोटेशन को रिफ्लेक्शन से भी कर दिया और दो रिफ्लेक्शंस को भी कर दिया। इस तरह से हम ये 36 एलिमेंट्स को एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने टेबल पहले से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है या कहीं से आप देखते हैं तो आप इस तरह से रेगुलर पॉलीगॉन यानी ट्रायंगल या D4 के लिए स्केयर को लेके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह से एलिमेंट्स बनते हैं। यानी कि ये प्रैक्टिकली सारी एक चीज़ है। और इसी तरह से जितनी भी सिमेट्रिक डायग्राम्स हैं वो रेगुलर ना भी हों, जैसे कि ये थी रेक्टेंगल, ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, तो इस सिमेट्रिक के लिए जो है वो हम ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें मसला ये होता है कि इनमें जो डायगोनल के लॉन्ग की रिफ्लेक्शन है ना वो नहीं होती। जब हम डायगोनल से करते हैं ना, जब हम इसको ऐसे डायगोनल से करते हैं तो ये अजीब ही शक्ल बन जाती है इसकी। वो डायगोनल के लॉन्ग नहीं होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग होती है और सिर्फ वर्टिकल के लॉन्ग होती है। इनकी डायगोनल के लॉन्ग रिफ्लेक्शंस नहीं होती और इनकी रोटेशंस भी कम होती हैं। जैसे या अब हम देखें तो इस तरह से इसकी रोटेशन मुकम्मल नहीं होती, मुकम्मल रोटेट करना पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ दो ही रोटेशन पॉसिबल होती हैं, एक पहले वाली और एक जो दोबारा घूम के आ जाती है। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि ग्रुप तो बन जाता है लेकिन वो डाईहाइड्रल वाली कंडीशन वाला नहीं बनता। और इसी तरह से इसके अलावा भी जितनी डायग्राम्स हैं, जैसे कि आप ये सामने अपने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उनमें जितनी भी ये डायग्राम्स हैं ये सिमेट्रिक हैं, इन सब के आप ग्रुप बना सकते हैं। और उनकी तरह की इनकी जितनी भी और डायग्राम्स हैं उन सब के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। और ग्रुप बना के फिर हम इनसे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस लेते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह में भी काम लेते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमने ये D3 का टेबल जो कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें D4 की तरह ये जो रोटेशंस है उसका जो एक अलहदा से सेट बनता है सिर्फ रोटेशंस का, वो भी एक ग्रुप बना रहा है कॉर्नर पे। तो इसलिए ये जो रोटेशंस का एक सेट होता है वो भी एक अलहदा से ग्रुप बनाता है और वो उस डाईहाइड्रल ग्रुप का सब ग्रुप बन जाता है। ये तो था हमारा टॉपिक डाईहाइड्रल ग्रुप्स का, जिसमें हमने देखा कि डाईहाइड्रल ग्रुप क्या होता है। वो सिमेट्रीज़ होती हैं रेगुलर एंड कोन की, और उसमें सिमेट्रीज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोटेशंस होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं। और जितनी रोटेशंस होती हैं उतनी ही रिफ्लेक्शंस होती हैं। और उसके बाद जो स्टार्ट वाले दो ग्रुप बनते थे D3 और D4, D3 ट्राइंगल के लिए और D4 स्क्वायर के लिए, हमने उन दोनों के ग्रुप कंस्ट्रक्ट किए। और उन दोनों के एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ हमने उनके कैलिस टेबल भी कंस्ट्रक्ट किए ताकि उनको ग्रुप चेक किया जा सके और उनके जो कैलिस टेबल हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रैक्टिकल में हमने जिस तरह से ग्रुप बनाए हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, आप इसको अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।